नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बाल विकास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। आप सभी लोग एक एक प्रश्न को अच्छे से देखिए। जिसका उत्तर पता है उसे आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय सिद्धांत दिया था, किसने दिया था आपको बताना है। थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने, एल्फ्रेड बिने ने या फ्रीमैन ने। आपका जवाब क्या होगा इसमें आप लोग बताइए। आपका जवाब होगा एल्फ्रेड बिने ने। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। बुद्धि का एकल घटक या एकल अव्यय का सिद्धांत एल्फ्रेड बिने ने दिया था, इसको याद रखना। बात करें दोस्तों थॉर्नडाइक की, तो इन्होंने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था, इसे भी आप लोग याद रखना। और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था और प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। यह भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुन लीजिए आप लोग और अच्छे से इसको देखिए। पावलोव की बात करते हैं तो पावलोव ने दोस्तों अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत दिया था और इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। इनके बारे में एक और पूछता है, क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने दिया था, तो आपका जवाब होगा पावलोव ने दिया था, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब देखेंगे, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, तनाव मुक्त, उपरोक्त दोनों। आपका जवाब क्या होगा। आपका जवाब होगा सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वे क्या करते हैं, वे जो है जल्दी से लोगों के साथ अपना संबंध बना लेते हैं, अपना मित्रवत व्यवहार बना लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं सामाजिकता से पूरी तरह से परिपूर्ण होते हैं। इनका व्यवहार जो होता है वह जो है मित्रवत होता है, इसे आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट देखेंगे, अब इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। नेक्स्ट है आपके सामने, सामाजिक पैमाने की विधि के अनुसार इनमें से सुपरस्टार या अतिमानव वह होता है जिसे ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता है, जिसका विविध जोड़ों द्वारा चयन किया जाता है, या दोनों। आपका जवाब क्या होगा। आपका जवाब सही होगा, ज्यादातर लोगों द्वारा चयन किया जाता हो, ठीक है। तो सामाजिक पैमाना जो होता है दोस्तों, इसके अनुसार जो सुपरस्टार होता है और उसे जो है जिसे जो सुपरस्टार होता है उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा चयन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु शब्द साहचर्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया, आपको बताना है। 1912 में, 1922 में, 1848 में, 1910 में। आपका जवाब क्या होगा। आपका जवाब होगा दोस्तों 1910 में, ठीक है। तो 1910 में जुंग ने व्यक्तित्व मूल्यांकन के लिए साहचर्य परीक्षण विधि का निर्माण किया था, इसे आप लोग जरूर याद रखना। नेक्स्ट है, लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग में विविधता तथा विचलन को कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग बताइए। क्या उसे भावनात्मक अंतर कहेंगे, यह तो सही नहीं है। मानसिक अंतर कहेंगे, यह भी सही नहीं है। भौतिक अंतर आपका सही है। इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, भौतिक अंतर के नाम से जानते हैं। जब लंबाई, भार, त्वचा का रंग, पैर, आंखों एवं बालों का रंग में विविधता या विचलन जो होता है वह भौतिक अंतर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अब सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए ध्यान से आप सभी लोग इसे देखिए। एक एक प्रश्न अच्छे आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे प्रश्न भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें किस से घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन नहीं उत्पन्न होगा, आपको इसमें यह बताना है, ठीक है। परिवार की खराब सामाजिक आर्थिक स्तर, क्या यह शैक्षिक पिछड़ापन का कारण है, तो आप कहेंगे बिल्कुल यह शैक्षिक पिछड़ापन का कारण हो सकता है, लेकिन इसमें कौन सा नहीं है आपको यह बताना है, ठीक है। तो ये तो आपका नहीं होगा। स्कूल की सोचनी शैक्षिक माहौल, यह भी शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण हो सकता है। परिवार का पेशा, देखिए दोस्तों यह जो है शैक्षिक पिछड़ापन का कारण नहीं हो सकता है। परिवार का पेशा क्या है, इसका कोई प्रभाव शैक्षिक पिछड़ापन पर नहीं होता है। तो इस तरह से आपका इसमें तीसरा ही विकल्प सही होगा, आप लोग यही लगाएंगे, परिवार का पेशा। चौथा आप देखेंगे, परिवार की सोचनी भावनात्मक वातावरण, इसका भी शैक्षिक पिछड़ापन से कोई संबंध नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, समान आयु वर्ग से संबद्ध अन्य सहपाठियों से जब किसी छात्र की तुलना की जाती है तो उसमें एक स्पष्ट शैक्षिक कमी या त्रुटि दृष्टिगोचर होती है। ऐसे बच्चे को कहते हैं, क्या कहेंगे आप, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़ा बालक, अपवादी बालक। तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। आपका जवाब इसमें होगा पिछड़ा बालक। क्या होगा, पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं दोस्तों, वह बालक जो सामान्यतः
अपने आयु वर्ग के बालकों के बुद्धि से या बुद्धिलब्ध से कह सकते हैं से कम बुद्धिलब्धि रखता है, उसे हम पिछड़ा बालक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। किसने यह कहा कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन कर नए अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है? यह कथन किसका है? देखिए, कथन से 1 या 2 प्रश्न हर बार यूपी टेट में पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यह स्किनर महोदय का कथन है, इसे याद रखना। किसका कथन है? स्किनर का कथन है। आपका इसमें सी ऑप्शन सही होगा। स्किनर ने क्या कहा था? स्किनर ने कहा था कि सृजनात्मकता मानव मस्तिष्क के द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का संरचनात्मक या रचनात्मक सृजन करके अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। यह पूरा कथन स्किनर का है। ठीक है, आईपीसी का पूरा अर्थ क्या होता है आपको बताना है, तो आप लोग बताइए। भारतीय डाक संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय जन अदालत। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा भारतीय दंड संहिता। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। इंग्लिश में इसे इंडियन पैनल कोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है? आपको यह बताना है। प्रारंभिक विकास की यहाँ पे बात कर रहा है दोस्तों, माता पिता पर, वातावरण पर, विद्यालय का वातावरण पर, समाज पर। आपका जवाब क्या होगा? बालक का जो प्रारंभिक विकास होता है वह मुख्य रूप से माता पिता पर निर्भर करता है। ठीक है, किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर निर्भर करता है, और माता पिता को बालक का प्रथम शिक्षक भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सामान्यतः यह देखा जाता है कि बच्चा थोड़े बहुत मायनों में अपने माँ बाप से भिन्न होता है। इसे किसके आनुवंशिकी नियम के जरिए विश्लेषित किया जा सकता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग देखिए। समानता, विभेद, अवनति, कीटाणु के जनन द्रव्य सिद्धांत द्वारा। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों विभेद का सिद्धांत। ठीक है, यह जो है विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। तो इस तरह से आपका दोस्तों इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभेद का एक आनुवंशिकता सिद्धांत होता है, उस पर आधारित है। नेक्स्ट है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में निम्न में से कौन एक कारगर उपाय है? सजा द्वारा। क्या आप सजा देकर किसी छात्र को प्रेरित करेंगे? ऐसा आप नहीं करेंगे। आलोचना करके प्रेरित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप क्या करेंगे? प्रशंसा करके छात्र को प्रेरित कर सकते हैं, और यही सबसे अच्छा और कारगर उपाय है। ठीक है, समझ में आ रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, वीडियो को शेयर करिए। खेलकूद के जरिए बच्चों में किस प्रकार का विकास संभव है? आपको यह बताना है। परस्पर सम्मान की भावना, सहयोग एवं सामंजस्य, सामाजिक गुण, या इनमें से सभी? आपका जवाब क्या होगा? इनमें से सभी। देखिए दोस्तों, खेल कूद के जरिए बच्चों में परस्पर सम्मान की भावना का भी विकास होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है, सामाजिक गुण विकसित होते हैं। ये सभी खेल कूद के जरिए ही होता है। इसलिए बच्चों को खेलना बहुत ही आवश्यक है। उन्हें खेल में रुचि अगर लेते हैं बच्चे, तो बिल्कुल उसमें जो है उनको सहयोग करना चाहिए। क्या बुद्धिमान माता पिता अभिभावक के बच्चे संतानें सदैव पढ़ाई में तेज होते हैं? आप लोग बताइए। हाँ, नहीं, मनोविज्ञान इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता, यह ईश्वर पर निर्भर है। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा नहीं। ऐसा निश्चित नहीं है कि बुद्धिमान माता पिता के बच्चे सदैव पढ़ाई में तेज हो, यह आवश्यक नहीं है दोस्तों। ठीक है, पढ़ाई में कमजोर भी हो सकते हैं। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। निर्धन परिवारों के बच्चे जो छोटे आकार के परिवार से संबद्ध हैं, उनको विकास के बेहतर वातावरण पाने के मौके होते हैं, क्योंकि उन्हें बड़े परिवारों के निर्धन बच्चों की अपेक्षा साफ सफाई से जुड़ी कम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यह तो कथन उतना प्रभावशाली नहीं है। उनके अभिभावक ज्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं, यह भी सही नहीं है। उन्हें शांतिमय परिस्थितियां मिलती हैं, यह भी सही नहीं है। उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, यह आपका बिल्कुल सही है। उन्हें बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, यह आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। बच्चों के सामाजिकरण करने की 2 विधियों में एक स्नेहपरक सजा एवं दूसरा क्या है? द्वितीय मनोवैज्ञानिक सजा, उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है, मानसिक सजा शामिल है, अस्थायी सजा शामिल है। आप लोग बताइए इसमें आपका क्या सही होगा? तो देखिए दोस्तों, इसमें आपका सही जवाब होगा उद्देश्यपरक सजा सम्मिलित है। ठीक है, पहली कौन सी है? पहली एक जो है स्नेहपरक सजा है, और दूसरा क्या होता है? दूसरा उद्देश्यपरक सजा शामिल होता है।
नेक्स्ट है, जीवन के शुरुआती अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो हर बच्चा इसमें आपको बताना है कि क्या सही है। तो देखिए, भाषा पर विदेशियों की तरह प्रवीणता हासिल कर सकता है, क्या यह सही है? एक मूल भाषज निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है, धीमा प्रशिक्षु बन सकता है, यह तो गलत है। एक वयस्क वक्ता बन सकता है, यह भी उतना प्रभावशाली नहीं है। आपका सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, एक मूल भाषाई निवासी की भांति प्रवाह प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो जीवन की शुरुआत अवधि के दौरान यदि किसी भाषा को सीख लिया जाता है तो बच्चा जो होता है वह मूल भाषाई निवासी की भांति प्रवीणता प्राप्त कर सकता है। बी ऑप्शन आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, 2 से 3 वर्ष की आयु के मध्य एक बच्चे की भाषाई विकास दर में प्रतिशत में बढ़ता है, कितना प्रतिशत बढ़ता है? तो आपका जवाब होगा 2 से लेकर 10% तक बढ़ता है। और इस समय 2 से 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनका शब्दकोश का भंडार कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, कितना होता है? 100 शब्द होता है। नेक्स्ट है, यह भी प्रश्न पूछा जाता है, मानव मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवकाल या यौवनावस्था? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों किशोरावस्था। किशोरावस्था में विकास जो है सबसे तेज गति से होता है, जिसके कारण जो बालक होता है दोस्तों वह सामंजस्य नहीं कर पाता है और वह क्या होता है? तनाव की स्थिति में रहता है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा। नेक्स्ट है, ध्यान से आप लोग देखिए सभी प्रश्न को। सिफेलो कॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है, कैसे होता है आपको बताना है। सिर से पांव की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती अंगों तक, पांव से सिर की ओर, दूरस्थ अंग से निकटवर्ती अंगों तक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो सिर से लेकर पांव की ओर होता है। कैसे होता है? सिर से लेकर पांव की ओर विकास होता है, सिफेलो कॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। गर्भधारण से बताना है, किशोरावस्था बिल्कुल नहीं, शैशवावस्था यह भी नहीं, वयस्कता यह भी नहीं, क्या होता है? प्रसव पूर्व काल होता है। ठीक है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रसव पूर्व काल कहते हैं। इसका पूरा समय कितना होता है प्रसव पूर्व काल का? इसका पूरा होता है 280 दिन, या भी कभी कभी पूछ लेता है कितना दिन होता है? 280 दिन, या महीने में 9 महीने 10 दिन के आसपास होता है। ठीक है, जीन पियाजे द्वारा परिभाषित चरण जिसमें ज्ञानात्मक विकास की शुरुआत शिशु द्वारा अपनी संवेदना, विवेक एवं गतिविधियों का इस्तेमाल दुनिया को समझने के साथ होती है कहलाता है, क्या कहलाता है? संवेदी मोटर अवस्था, संचालन पूर्व अवस्था, साकार मूर्त अवस्था। आपका जवाब होगा संवेदी मोटर अवस्था। इसे हम संवेदी गामक अवस्था के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, उसमें पहला अवस्था आपका संवेदी गामक अवस्था होता है, जिसका समय कितना बताया गया था? 0 से लेकर 2 वर्ष। संवेदी गामक अवस्था या संवेदी मोटर अवस्था जो है, इसका जो समय होता है 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया? आइसेंक ने, एलपोर्ट ने, हार्टमैन रोरसा ने, जीन पियाजेट ने। आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा दोस्तों हार्टमैन रोरसा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण का आविष्कार हार्टमैन रोरसा के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, यह किससे संबंधित है? यह व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक विधि है, व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान से देख लीजिए आप लोग। जीन पियाजे, बिने हार्वर्ड गार्डनर। तो आपका जवाब क्या होगा इसमें? बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने ढालने की क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था? आपको यह बताना है। तो आपका जवाब क्या होगा? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, हॉवर्ड गार्डनर। आपका जवाब होगा जीन पियाजे संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, एक एक प्रश्न आप अच्छे से देखिए। जीन पियाजे की बात करें दोस्तों, तो ये जो है बुद्धि के संबंध में इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, आप लोग इसे भी जानते रहिए। थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है? आपको बताना है। तो देखिए, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है दोस्तों, वह जो है किस पर सूचीबद्ध किया जाता है?
व्यवहारिकता के सिद्धांत पर सूचीबद्ध किया जाता है। क्यों? क्योंकि थॉर्नडाइक एक व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही है। ध्वनि की गति के अनुक्रम एवं उसकी संरचना को विनियमित करने के नियमों से संदर्भित भाषा का घटक अव्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? सिमेंटिक, व्याकरण, ध्वनि उच्चारण विज्ञान। आपका सही जवाब होगा दोस्तों इसमें ध्वनि उच्चारण विज्ञान। ठीक है, यह जो है ध्वनि उच्चारण विज्ञान के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है, इस प्रकार शरीर की सामान्य तथा आनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? यौन ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसमें आपका सही जवाब क्या होगा। देखिए दोस्तों, जो पीयूष ग्रंथि होती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो किसी भी ग्रंथि के द्वारा दोस्तों इसे नियंत्रित नहीं किया जाता है। आप लोग यह भी जानते रहिए पीयूष ग्रंथि को किसी भी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। इसलिए आपका इसमें क्या सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंध नहीं है, आपको यह बताना है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए भावनाओं की उत्पत्ति शारीरिक परिवर्तन के साथ शुरू होती है, भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। यही आपका सही नहीं है, ये गलत है। इसमें कह रहा है दोस्तों भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। जन्म के साथ नहीं होता है, जन्म के बाद जब सामाजिक परिवेश में आता है आदमी, उसके बाद जो है उसके अंदर भावनात्मक विकास होता है। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है, एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होती है, किस पर निर्भर होती है आपको यह बताना है? उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर। बिल्कुल सही है। शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, उपरोक्त सभी। तो आपका जवाब होगा इसमें उपरोक्त सभी। ठीक है, तो उपरोक्त सभी द्वारा शिशु का सामाजिक विकास होता है। तो इस तरह से आपका 30 प्रश्न दोस्तों इसमें कंप्लीट हो गया। आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।